मेरे बच्चों, लास्ट क्लास में हमने आपसे रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी के बारे में चर्चा की थी। कॉन्सेप्ट बताया था, मैंने आपको बताया था किन फैक्टर्स पर रेजिस्टेंस डिपेंड करता है और किन फैक्टर्स पर रेजिस्टिविटी डिपेंड करती है। रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी में क्या डिफरेंस होता है, ये तो हो गया थ्योरी का पोर्शन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन जैसा कि मैंने आपसे कहा है कि थ्योरी से बेटा काम नहीं चलने वाला। थ्योरी इसलिए समझाई जाती है ताकि आप उससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स को भी अटेम्प्ट कर सकें। एग्जाम आपसे कभी नहीं कहेगा कि डिफाइन रेजिस्टिविटी, आपसे एग्जाम या कंपटीशन नहीं पूछेगा कि रेजिस्टेंस किसे कहते हैं, किन फैक्टर्स पर ये डिपेंड करते हैं। इन सारे कॉन्सेप्ट्स का केवल एक मकसद होता है कि आपने जो कुछ भी सीखा है वो सारा कुछ आप अपने न्यूमेरिकल पर अप्लाई कीजिए और प्रैक्टिकली आंसर दीजिए। कितना रेजिस्टेंस, कितना रेजिस्टिविटी, क्या चेंज, कितना परसेंटेज इंक्रीज, ये कितने का जवाब देने के लिए हम इनके कॉन्सेप्ट्स को पढ़ते हैं। लास्ट क्लास में हमने आपसे कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था। इस क्लास में हम आपसे उन कॉन्सेप्ट पर बेस्ड न्यूमेरिकल डिस्कस करने वाले हैं। पहला न्यूमेरिकल देखिए, आपके बोर्ड पर लिखा हुआ है, a 1 kg piece of copper is drawn into a wire 1 millimeter thick. पूरा क्वेश्चन दिख रहा है। And another piece into a wire of 2 millimeter thickness. Compare the resistances of these wires. पहली बात, क्वेश्चन को देख करके घबराना नहीं है। क्वेश्चन की स्टोरी को समझिए और आधा क्वेश्चन तो तभी सॉल्व हो जाएगा जब आप इस क्वेश्चन की कहानी समझेंगे। क्या कह रहा है कि 1 किलो पीस आपको कॉपर दे दिया है भाई, एक टुकड़ा कॉपर, एक ईंटा कॉपर का दे दिया 1 किलोग्राम का। ठीक है, ये 1 किलोग्राम का ठोस कॉपर दे दिया आपको और आपसे कहा जा रहा है कि 2 प्रकार के वायर्स आप बनाइए। एक तार आपको बनाना है कॉपर का जो कि 1 मिलीमीटर मोटाई का हो। ठीक है, एक तार आपको बनाना है इस पीस की मदद से जो 1 मिलीमीटर की थिकनेस का हो। मान लीजिए हमने 1 मिलीमीटर की थिकनेस का एक तार ये बना दिया, इसकी थिकनेस 1 मिलीमीटर एज पर क्वेश्चन। और कह रहा है इतने ही टुकड़े से, माने 1 किलोग्राम की ही इतने सेम मास से आपको एक और वायर का निर्माण करना है जिसकी थिकनेस 2 मिलीमीटर हो। अब आप खुद ही सोचिए, अगर मास डिस्टर्ब नहीं करेंगे और तार को मोटा करेंगे, अगर मास कांस्टेंट रखेंगे और तार मोटा करेंगे तो आपका तार छोटा नहीं बनेगा, क्योंकि 1 ही किलो तो कॉपर है। अगर लंबाई ज्यादा दीजिएगा, अगर मोटाई कम दीजिएगा तो लंबाई ज्यादा मिलेगी आपको, और अगर मोटाई ज्यादा दीजिएगा तो लंबाई कम मिलेगी आपको। आप बहुत ज्यादा आजकल क्ले से खेलने का बहुत ट्रेंड है, तो आप लीजिए क्ले, इतना मोटा सा क्ले लीजिए, इतने मोटे क्ले से आप एक इतना पतला सा तार खींचिए तो आपको लंबा तार मिलेगा। उतने ही क्ले से आप एक मोटा तार खींचिए, आपको छोटा तार मिलेगा। तो इससे आपको एक बात तो समझ में आ गई कि दोनों तारों की लंबाई हमको डिफरेंट मिलने वाली है। इज दैट क्लियर? इस क्वेश्चन ने इसके अलावा और कुछ नहीं कहा। हमसे कहा कि L1 और L2 माने 1 मिलीमीटर और 2 मिलीमीटर की मोटाई के तार बनाइए और इनके रेजिस्टेंसेस को कंपेयर कीजिए। अगर मटेरियल सेम है तो एक चीज है जो सेम होगी, वो है रेजिस्टिविटी। ये मैंने आपको कॉन्सेप्ट में समझाया था। तो चलिए हमने रेजिस्टिविटी सेम कर दिया। अब अगर मोटाई डिफरेंट है तो रेजिस्टेंस डिफरेंट होगा। हमने मान लिया इसका रेजिस्टेंस R1 है, इसका रेजिस्टेंस R2 है। अच्छा ठीक, लंबाई ऑटोमेटिकली डिफरेंट होगी क्योंकि इसकी मोटाई डिफरेंट है और अमाउंट सेम है। इसकी लंबाई L1 मान ली, इसकी लंबाई L2 मान लिया हमने। ठीक है, अच्छा ये मोटाई दे रखी है, माने ये डायमीटर दे रखा है। ठीक है, तार मैं मान लेती हूँ ये तार A है, ये तार A है और ये तार B है। चलिए अब कह रहे हैं कि इसके रेजिस्टेंसेस को आपको कंपेयर करना है, माने क्वेश्चन कह रहा है R1 रेशियो R2 बता दीजिए। कंपेयर का मतलब रेशियो तो होता है। अगर आपने क्वेश्चन में ये समझ लिया कि आपको निकालना क्या है, व्हाट यू हैव टू फाइंड आउट, तो क्वेश्चन आसान हो जाता है। लेकिन अगर आप यही नहीं समझ पाएंगे कि आपको निकालना क्या है तो क्वेश्चन आपके लिए टफ हो जाएगा। तो चलिए निकालते हैं। अगर हम वायर ए की बात करें, तो R1 क्या हो जाएगा, रो L1 अपॉन A1। ठीक, अगर हम वायर बी की बात करें तो R2 क्या हो जाएगा, रो L2 अपॉन A2 हो जाएगा। क्या हमको एरिया का कोई भी कॉन्सेप्ट यहाँ पर मिल रहा है? नहीं, सारा का सारा मामला तो डायमीटर में है।
है ना, मोटाई दे रखी है तार की, माने डायमीटर हमको पता है तार का, तो इसका मतलब एरिया को स्प्लिट कर लीजिए, तोड़ लीजिए, तो ये हो जाएगा रो L1 अपॉन पाई R1 स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर इज द एरिया ऑफ सर्कल, और हमने तार के क्रॉस सेक्शन को देखिए सर्कुलर बनाया है ना, हमारे तार का क्रॉस सेक्शन सर्कुलर हमने माना है। ये हो जाएगा रो L2 अपॉन पाई R2 स्क्वायर। हमको R1 अपॉन R2 कैलकुलेट करना है, चलिए हम साफ साफ आपके सामने लिख दे रहे हैं। R1 अपॉन R2 हो जाएगा रो L1 अपॉन पाई R1 स्क्वायर होल अपॉन रो L2 अपॉन पाई R2 स्क्वायर। पाई पाई कैंसिल हो गया, रो रो कैंसिल हो गया, हमको मिला L1 अपॉन R1 स्क्वायर अपॉन L2 अपॉन R2 स्क्वायर, है ना। बोर्ड दिख रहा है। अब यहां से आप थोड़ी सी मैथमेटिक्स अपनी और लगाइए। ये यहां से देखिए, यहां पर क्या मिला हमको, R1 अपॉन R2 हमको मिल गया L1 अपॉन R1 स्क्वायर इंटू R2 स्क्वायर अपॉन L1। ठीक, थोड़ा सा रीअरेंज कर लेंगे, थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे तो हमको मिलेगा R1 अपॉन R2 इज इक्वल्स टू L1, ये क्या है, L2 है, L1 अपॉन L2 इंटू R2 स्क्वायर अपॉन R1 स्क्वायर। हमको ये चाहिए। ठीक, अब यहीं पर आकर के आप लोग फंस जाते हैं। इसके बाद क्या करें, बहुत ज्यादा आप करेंगे तो रेडियस की वैल्यू रख देंगे, है ना, इससे ज्यादा आप कुछ नहीं कर पाएंगे क्योंकि आपको L1 और L2 के बारे में कुछ नहीं मालूम, क्वेश्चन ने इसके बारे में कुछ बताया ही नहीं है। अब क्या करें, अब क्या करें, यहीं से आपके हाथ पैर ठंडे हो जाते हैं। तो चलिए यहां से हमारा शुरू होता है कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट क्या है कि बेटा अगर हमारे तार का मास कांस्टेंट है, 1 किलोग्राम मास है, अगर मास कांस्टेंट है तो रेजिस्टिविटी कांस्टेंट हमने कहा क्योंकि कॉपर का ही है, तार दोनों कॉपर का ही है। अगर मास कांस्टेंट है तो एक और चीज कांस्टेंट होगी, सोचिए क्या, एरिया तो डिफरेंट होगा, है ना, क्योंकि रेडियस डिफरेंट है, डायमीटर डिफरेंट है, लेकिन एक और चीज कांस्टेंट होगी। अगर आप सोच पाए तो आपको पता चलेगा कि वो है वॉल्यूम। इस तार का वॉल्यूम कांस्टेंट होगा क्योंकि मास कांस्टेंट है। ठीक, अगर आपके दिमाग में ये कॉन्सेप्ट क्लिक कर गया तो आपका सवाल हल हो गया। अब देखिए कैसे हल होगा ये सवाल, कितनी आसानी से हल हो जाएगा। अगर यहां तक आपने उतार लिया है तो मैं आपको बताऊं कि अब क्या करना है। मैं थोड़ा सा यहां से अपना क्वेश्चन रब कर रही हूं। मैंने आपसे कहा कि तार बनाने के लिए 1 किलोग्राम का कॉपर लिया है, तो ऐसे केस में दोनों तार के वॉल्यूम सेम होंगे, V1 विल बी इक्वल टू V2। अच्छा, वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम इज 3 डायमेंशनल ना, प्रोडक्ट ऑफ 3 डायमेंशंस। आप कह सकते हैं कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर मल्टीप्लाइड बाय लेंथ ऑफ वायर इज वॉल्यूम ऑफ वायर 1, area of cross section of second wire into length of second wire will be the volume of second wire. Is that clear? अब देखिए A1 into L1, यहां से आपको एक रिलेशन मिलेगा A1 अपॉन A2 इज इक्वल्स टू L2 अपॉन L1। ये बहुत जरूरी रिलेशनशिप है जो हमारे इस स्टेप को सॉल्व करने के लिए हमारी मदद करने वाला है। हमने आपको क्या बताया, एरिया का कोई यहाँ पर यूज नहीं है, कोई चर्चा नहीं है। अगर चर्चा रेडियस की है तो इसको तोड़ लीजिए, एरिया टूटेगा पाई R1 स्क्वायर में और ये टूटेगा पाई R2 स्क्वायर में, विल बी इक्वल टू L2 अपॉन L1। अब यहां से पाई पाई कैंसिल हो गया, R1 अपॉन R2 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू L2 अपॉन L1। इसका मतलब L2 अपॉन L1 की जगह हम R2 अपॉन R1 का होल स्क्वायर भी रख सकते हैं। समझ में आ गया? कितने बच्चों को दिख गया आंसर? ये जो आपने स्टार इक्वेशन प्राप्त की है, इस स्टार इक्वेशन के बारे में आप तभी सोच पाएंगे जब आप इस क्वेश्चन का मेन सोल पकड़ पाएंगे कि 1 किलोग्राम का कॉपर है तो वॉल्यूम ऑफ बोथ ऑफ द वायर्स विल बी कांस्टेंट। तो आप उठा करके L2 अपॉन L1 की वैल्यू
यहाँ रखनी है हमको। यहाँ तो L2 अपॉन L1 दिख नहीं रहा है, इसको पलट दीजिए। इसको पलट देंगे तो आपको मिलेगा L1 अपॉन L2 बराबर R2 अपॉन R1 का होल स्क्वायर। उठाकर यहाँ रख दीजिए। तो देखिए हमको रेजिस्टेंसेस का रेशियो अब मिलने वाला है। हमको निकालना है R1 अपॉन R2। तो R1 अपॉन R2 बराबर है L1 अपॉन L2, L1 अपॉन L2 इंटू R2 अपॉन R1, R2 स्क्वायर अपॉन R1 स्क्वायर। देख रहे हैं। अब यहां से आप उठा करके वैल्यू यहां रख दीजिए। तो L1 अपॉन L2 है R2 अपॉन R1 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय R2 अपॉन R1। इसको भी आप होल स्क्वायर कर सकते हैं क्योंकि ऊपर और नीचे सेम पावर्स हैं। अब आपके तार 1 का जो पहला तार A था, A तार का आपको मोटाई, कुल मोटाई 1 मिलीमीटर कही गई थी। बेटा अगर डायमीटर 1 मिलीमीटर है तो रेडियस क्या हो जाएगा? 0.5 मिलीमीटर हो जाएगा कि नहीं? रेडियस इज हाफ ऑफ डायमीटर। सिमिलरली दूसरा तार आपका 2 मिलीमीटर मोटा था। 2 मिलीमीटर मोटा माने डायमीटर 2 मिलीमीटर गिवन है तो रेडियस 1 मिलीमीटर हो जाएगा, है ना? तो चलिए अब यही रख देते हैं हम यहाँ पर। ये क्या है? ये R2 अपॉन R1 होल की पावर 4 हो जाएगा। यहां से मिलेगा R2 हमारा क्या हो जाएगा? दिस इज R1, दिस इज R2। 1 अपॉन R2 हमारा 1 है, R1 हमारा 0.5 है, इसकी पावर 4। पॉइंट हटाइए, 0 बढ़ाइए। अब मैथमेटिक्स लगाना है आपको। 5 2 10, 2 की पावर 4 माने ये आ जाएगा 2 2 4 2 16 अपॉन 1। आप देख सकते हैं R1 अपॉन R2 क्या आ गया? 16 रेशियो 1। यही तो पूछा था कि दो तार आपको बनाने थे और उन दोनों तार के रेजिस्टेंसेस का रेशियो आपको निकालना था। तो समझ में आया कि हमने कैसे निकाला? इस क्वेश्चन में आप सब कुछ कर लेते हैं मगर ये वाला जो कॉन्सेप्ट है, यही कॉन्सेप्ट अगर आपके दिमाग से निकल गया तो आप इस क्वेश्चन को हल नहीं कर पाएंगे। तो ध्यान रखिएगा, इस तरह के क्वेश्चंस में हम लोगों को वॉल्यूम को कांस्टेंट रखते हुए अपना A1 अपॉन A2 इक्वल्स टू L2 अपॉन L1 वाले रिलेशनशिप को जरूर निकालना है। चलिए इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन हम आपको दिखाने जा रहे हैं। उसी तरीके से देखिए आपके पास एक नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने लिखा है, काफी अच्छा क्वेश्चन है ये भी। द मास ऑफ अ पीस ऑफ कॉपर इज 50 ग्राम। एक कॉपर का टुकड़ा आपको मिला है जो 50 ग्राम का मास कंटेन करता है। 50 ग्राम का कॉपर का टुकड़ा आपके हाथ में है। अब इस 50 ग्राम के कॉपर से आपको 50 मीटर लॉन्ग वायर बनाना है। A 50 meter long wire is drawn from this piece. What will be the resistance of wire? अब इस क्वेश्चन में कह रहा है तार बनाना है, तो भाई आप तार वाले मजदूर बन जाइए। 50 ग्राम का कॉपर आपके हाथ में थमा दिया गया और आपसे कहा गया कि भैया इस कॉपर के टुकड़े से आप पीट पीट कर एक 50 मीटर लंबा तार ड्रॉ कीजिए। ठीक, आप तो बड़े मजे से पीट करके 50 मीटर लंबा तार बनाकर उनको दे दिए। आपने कहा ये लीजिए 50 मीटर लंबा तार। अब आपका मालिक कह रहा है कि ये तार तुमने जो मुझे बना कर दिया है, ये भी बताओ कि इस तार का रेजिस्टेंस क्या है। अब वो फंस गया। अब वो अगर नेहा मैम का स्टूडेंट है तो वो कभी नहीं फंसेगा, क्योंकि नेहा मैम ने हर प्रकार के तार के रेजिस्टेंस निकालना सिखाया है। तो चलिए सीखिए कि कैसे इस तार का रेजिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे, जबकि हमको सिर्फ लंबाई गिवन है और कॉपर की डेंसिटी, कॉपर का स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, ये दो फैक्चुअल्स हैं जो हमेशा आपके साथ शेयर किए जाएंगे। और अगर नहीं किए जाएंगे तो आप अपने गूगल अंकल से पूछ लीजिएगा। रही बात एग्जाम्स की, तो एग्जाम्स में ये फैक्चुअल्स हमेशा शेयर किए जाते हैं कि स्पेसिफिक रेजिस्टेंस माने रेजिस्टिविटी ऑफ कॉपर क्या है और डेंसिटी ऑफ कॉपर आपको जो दिया गया है वो क्या है। तो चलिए थोड़ा सा गिवन लिख लेते हैं। गिवन क्या है? गिवन है मास ऑफ कॉपर 50 ग्राम और क्या गिवन है? लेंथ ऑफ कॉपर 50 मीटर। अच्छा देखिए, ये ग्राम है, ये मीटर है। ये ग्राम है माने सीजीएस यूनिट है, इसको जल्दी से एसआई यूनिट में कन्वर्ट कर लीजिए लगे हाथ। तो ये हो जाएगा 50 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -3 किलोग्राम।
और क्या गिवन है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस गिवन है 1.8 इंटू 10⁻⁻8 ओम मीटर, और डेंसिटी ऑफ कॉपर गिवन है 9.0 इंटू 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब। तार बनाने के बाद आपसे पूछा जा रहा है कि इसका रेजिस्टेंस कैलकुलेट कीजिए। तो रेजिस्टेंस, अगर लंबाई और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आपको पता है या आपको डेंसिटी रो वगैरह पता है तो आप इसको निकाल सकते हैं फॉर्मूले से, R इज इक्वल्स टू रो L अपॉन A। अब देखिए रो तो गिवन है, लेंथ भी गिवन है, समस्या आ रही है हमारे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से। अब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जिसने क्रैक कर लिया उसका क्वेश्चन हल हो गया, उसका रेजिस्टेंस कैलकुलेट हो गया। अब इस एरिया को कैसे क्रैक किया जाए? एरिया को क्रैक करने के लिए थोड़ा सा आप गिवन पर नजर डालिए। गिवन पर मास दिया गया है और डेंसिटी दिया गया है। डेंसिटी और मास से रिलेशन हमको एक पता है कि डेंसिटी बराबर होता है मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है ना। डेंसिटी बराबर मास अपॉन वॉल्यूम होता है। और अभी पिछले ही क्वेश्चन में नेहा मैम ने आपको बताया था कि वॉल्यूम ऑफ वायर अगर आपको क्रैक करना है तो तोड़ दीजिए एरिया इंटू लेंथ में, ठीक है। हमने वॉल्यूम को A इंटू एल में तोड़ा, ऊपर मास है तो हमको मिल गया डेंसिटी बराबर मास अपॉन एरिया इंटू लेंथ, ठीक। अब आपको यहां से एरिया मिलेगा बेटा। एरिया यहां से अगर आप मैथ्स ठीक से जानते हैं तो यहां से आपको एरिया का फॉर्मूला मिलेगा। देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, D इंटू A इंटू एल इज इक्वल्स टू M, तो A बराबर M अपॉन D इंटू एल। ये हो गया आपका एरिया का फॉर्मूला। क्या इस प्रकार का कोई भी फॉर्मूला आपने कभी पढ़ा है? नहीं पढ़ा है। तो बेटा फॉर्मूले हमको जो मिलते हैं, हमें उस फॉर्मूले को समय समय पर कैसे तोड़ना है ये हमें मालूम होना चाहिए। ये प्रैक्टिस से आता है और ये कॉन्सेप्ट पर, उसी कॉन्सेप्ट पर बार बार क्वेश्चन करते जाइए, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो यहां से एरिया इज इक्वल्स टू मास अपॉन डेंसिटी इंटू लेंथ हमको मिला। अब यहीं से आप अपना एरिया कैलकुलेट कर लीजिए। तो एरिया बराबर हो जाएगा मास ऑफ वायर इज 50 इंटू 10⁻³ अपॉन डेंसिटी इज गिवन 9 इंटू 10⁻³ और लेंथ है, लेंथ ऑफ वायर इज 50 मीटर। 50 कैंसिल हो गया, ये हो गया 1/9 इंटू 10⁻³ ये ऊपर जाएगा -3, तो 10⁻6 अपॉन 9 मीटर स्क्वायर विल बी द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अब आप लोग क्या करते हैं, अब आप इसको सॉल्व करने लग जाते हैं। 1/9 को डेसिमल में निकालने लगेंगे और अपने टाइम को वेस्ट करेंगे। मैंने हमेशा आपसे समझाया है कि रेशियो को रेशियो में ही रहने दीजिए, फाइनल आंसर जब निकालिएगा तब इसको आप डेसिमल में कन्वर्ट कीजिएगा। हमको एरिया मिल गया है। अब हम अपने फॉर्मूले में आराम से रख सकते हैं, हमारा रेजिस्टेंस बराबर रेजिस्टिविटी L अपॉन A है, तो रेजिस्टेंस बराबर हो गया, रेजिस्टिविटी आपको गिवन है 1.8 इंटू 10⁻⁸, लेंथ आपको गिवन है 50 मीटर का, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अभी आपने निकाला 10⁻6 अपॉन 9, तो अपॉन 9 ऊपर चला जाएगा। अब देखिए यहां से आपको मिल जाएगा, देखिए 10⁻6 भी ऊपर चला जाएगा, 1.8 इंटू 10⁻8 इंटू 450 इंटू 10⁻6, हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया। सिंप्लीफाई करते चले जाइए, ये हो जाएगा 1.8 इंटू 450 इंटू 10⁻8 प्लस 6, 1.8 इंटू 450 इंटू 10⁻8 प्लस 6 क्या हो जाएगा, -2। ये पूरा सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 8.1 ओम। दिस विल बी द रेजिस्टेंस ऑफ दैट वायर जो आपने अपने हाथों से 50 मीटर लंबा बनाया है। चलिए इसी तरीके से एक नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपके सामने लेकर के आ रही हूं। ये देखिए, ये है क्वेश्चन नंबर 3। थोड़ा सा उन दोनों क्वेश्चन की तरह भी कह सकते हैं आप, या थोड़ा सा लेवल अप है, लेवल अप है लेकिन कठिन नहीं है। ध्यान रखिएगा, कोई भी क्वेश्चन तभी कठिन होता है जब आप उसको अपने दिमाग से सोच कर बैठ जाते हैं कि ये टफ है, ये मुझसे नहीं हिलने वाला। कुछ भी नहीं होता, जो क्वेश्चन कहता चला जा रहा है उसको करते चले जाइए बहुत शांति से, और ऑटोमेटिकली आपको इसके सॉल्यूशंस खुलते चले जाएंगे।
कह रहा है एक सिलेंड्रिकल वायर है इज स्ट्रेच्ड टू इंक्रीज इट्स लेंथ बाय 10%। एक तार बना लीजिए भाई, क्वेश्चन ने कहा एक तार है, ठीक, इस तार को आपको स्ट्रेच करना है, देखिए तानना है। कितना तानना है कि वो अपनी लंबाई से 10% ज्यादा इंक्रीज कर जाए। कितना इंक्रीज कर जाए? अपनी लंबाई से 10% ज्यादा इंक्रीज कर जाए। माने एक और तार जो आपको मिलेगा या आपको जो बनाना है वो तार कैसा होगा? अपनी लंबाई से, माने पहले तो पुरानी लंबाई इसको दे दीजिए, ये देखिए पुरानी लंबाई मिल गई है ना, अपनी लंबाई से 10% ज्यादा, 10% हमने इंक्रीज कर दिया। अब आप देखेंगे कि जो मैंने ऊपर वाला तार बनाया है वो मोटा है, नीचे वाला तार आपको पतला दिख रहा होगा। क्या मैंने सही इमेजिन किया है? आप खुद सोचिए, किसी तार को जब आप स्ट्रेच करेंगे तो उसकी लंबाई तो इंक्रीज करेगी ही करेगी, साथ में उसकी मोटाई डिक्रीज भी तो करेगी। भाई तार कैसा होता है? डक्टाइल होता है ना, उसको जो क्या करते हैं, पीट पीट करके जो है लंबा करते हैं। यहाँ पर तान करके 10% लंबा करना है ना। तो मान लो पुराने वाले तार की लंबाई L1 थी, तो अब आपने तान करके इसकी लंबाई क्या कर दी? L2 कर दी। पुराने वाले तार का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A1 था, जब आपने 10% इसको स्ट्रेच किया तो इसका एरिया डिक्रीज होकर के A2 हो गया। क्योंकि आपने इस तार की लंबाई और चौड़ाई को छेड़ा है तो रेजिस्टेंस पर फर्क पड़ेगा। तो इसका रेजिस्टेंस R1 मान लीजिए, इसका रेजिस्टेंस R2 मान लीजिए। यहां तक तो कोई समस्या नहीं होगी, ठीक। चलिए अब लंबाई 2 पर थोड़ी चर्चा कर ले। लंबाई जो दूसरी वाली है, माने नई लंबाई जो है, क्वेश्चन कह रहा है कि वो पुरानी लंबाई में 10% पुरानी लंबाई के जोड़ देने से बन रहा है ना। जो नई लंबाई है L2 इज L1 प्लस 10% ऑफ L1। भाई L1 में ही तो 10% जोड़ा है L1 का, ठीक है। तो वही हमने लिखा, नई लंबाई क्या मिल गई? L1 प्लस 10% ऑफ L1। यहां से मिल गया L1 प्लस 10/100 ऑफ L1। ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई। ये हो गया L1 प्लस 0.1 L1। L1 कॉमन ले लीजिए, 1 प्लस 0.1 हो जाएगा 1.1 L1। ये हो गई आपकी नई लंबाई। इज दैट क्लियर? थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को हमने आपके बढ़ाया है, मैथमेटिक्स ही है। तो माने पुरानी लंबाई L1 थी तो नई लंबाई कितनी हो गई? 1.1 L1 हो गई। हमने क्या किया? नई लंबाई को पुरानी लंबाई के टर्म्स में निकाल लिया। अब क्या करें भाई? अब परसेंटेज इंक्रीज पूछ रहा है। देखिए परसेंटेज इंक्रीज इन रेजिस्टेंस। क्या आपको परसेंटेज से डर लगता है? बहुत सारे बच्चों को लगता है। आपके इस प्रकार के सभी क्वेश्चन का एक रामबाण फॉर्मूला बता रही हूं, या आप लोग अगर कहेंगे कि ये कोई फॉर्मूला कहाँ है मैम, ये तो हमको आता है। जिसको आता है वेरी गुड, जिसको नहीं आता वो देखिए, परसेंटेज इंक्रीज ऑफ किसी भी चीज का, मान लीजिए वो x है, x हमारा कुछ भी हो सकता है, रेजिस्टेंस, लेंथ, एरिया, पावर, कुछ भी हो सकता है। आपसे परसेंटेज इंक्रीज ऑफ x पूछता है तो फॉर्मूला होता है चेंज इन x अपॉन x इंटू 100। माने अगर आपसे पूछेगा परसेंटेज इंक्रीज ऑफ रेजिस्टेंस बताइए, तो फॉर्मूला क्या बनेगा? चेंज इन रेजिस्टेंस अपॉन रेजिस्टेंस इंटू 100 बनेगा। चेंज इन रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है? नया रेजिस्टेंस माइनस पुराना रेजिस्टेंस अपॉन पुराना रेजिस्टेंस इंटू 100, यही बनेगा परसेंटेज इंक्रीज ऑफ रेजिस्टेंस का फॉर्मूला। इसी तरीके से अगर आपसे क्वेश्चन कहता है कैलकुलेट द परसेंटेज इंक्रीज इन लेंथ, या कैलकुलेट द परसेंटेज इंक्रीज इन पावर, है ना। अब कैलकुलेट द परसेंटेज इंक्रीज इन पावर अगर आता है तो फॉर्मूला बन जाएगा चेंज इन पावर अपॉन ओरिजिनल पावर इंटू 100। क्वेश्चन कहता है कैलकुलेट परसेंटेज इंक्रीज इन करंट, फॉर्मूला क्या बनेगा? चेंज इन करंट अपॉन ओरिजिनल करंट इंटू 100। क्वेश्चन कहता है कैलकुलेट परसेंटेज इंक्रीज इन वोल्टेज, फॉर्मूला क्या बनेगा? चेंज इन वोल्टेज अपॉन वोल्टेज इंटू 100।
और चेंज इन का मतलब क्या होता है? फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन ओरिजिनल। ये हो जाएगा हमारा फॉर्मूला। इजी है। मतलब अगर इसने परसेंटेज इंक्रीज ऑफ रेजिस्टेंस पूछा है तो हमको R2 माइनस R1 अपॉन R1 इंटू 100 कैलकुलेट कर देना है और हमारा आंसर हमारे हाथ में होगा। ठीक, तो चलिए वर्क करते हैं। R1 क्या होगा? R1 इस तार का होगा, इस तार का R1 रो L1 अपॉन A1 होगा। ठीक, R2 की बात करें तो इस तार की बात करेंगे, R2 बराबर हो जाएगा रो L2 अपॉन A2। एनी डाउट? नो डाउट। यहां से अगर हम L2 की वैल्यू रख दें तो हो जाएगा रो इंटू 1.1 L1 अपॉन A2। ये हो गया हमारा R2 और ये हो गया हमारा R1। हमारे परसेंटेज इंक्रीज ऑफ रेजिस्टेंस का R2 पता चल गया, R1 पता चल गया, R1 पता चल गया, 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, परसेंटेज इंक्रीज इन रेजिस्टेंस आपको मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम देखिए R2 माइनस R1 निकालने जा रहे हैं। ठीक, R2 माइनस R1 निकालने जा रहे हैं तो यहां से देखिए हम कैसे निकालेंगे। R2 हमारा हो गया रो 1.1 L1 अपॉन A2 माइनस रो L1 अपॉन A1। अब यहां पर आप अगर देखेंगे तो A1 और A2 ये समस्या क्रिएट कर रहे हैं, डिनोमिनेटर्स डिफरेंट डिफरेंट है। चलिए एक काम किया जाए, इस क्वेश्चन में वही सोचा जाए जो लास्ट 2 क्वेश्चंस में हमने सोचा था। क्या सोचा था? कि इस तार को हमने जब स्ट्रेच किया है तो एरिया तो चेंज हो ही रहा है, साफ साफ दिख रहा है, लेकिन वो कौन सी चीज है जो कांस्टेंट है? आप फिर बोलेंगे मैम रेजिस्टिविटी कांस्टेंट है। हाँ भैया, रेजिस्टिविटी कांस्टेंट है क्योंकि वायर सेम है। लीजिए मैंने लिख दिया, इसका और इसका रेजिस्टिविटी सेम है। और क्या चीज है जो नहीं चेंज होगा? फिर भूल गए आप लोग, वॉल्यूम ना, क्योंकि अमाउंट तो तार का सेम है ना, स्ट्रेच ही तो किया है आपने केवल। तो अब यहां से देखिए आपको एक बड़ी बढ़िया चीज मिलने वाली है। मैं ये रब करने जा रही हूं बच्चों। मैं क्या निकालने जा रही हूं? एक रिलेशन जो मैंने लास्ट क्वेश्चन में भी आपको निकालकर दिखाया था कि अगर तार को स्ट्रेच किए हैं तो इनके वॉल्यूम्स कांस्टेंट रहेंगे। माने V1 वॉल्यूम ऑफ तार 1 और V2 वॉल्यूम ऑफ तार 2 विल बी इक्वल, इजंट इट? चलिए वॉल्यूम 1 को तोड़िए तो A1 इंटू L1 में टूटेगा, वॉल्यूम 2 को तोड़िए तो A2 इंटू L2 में टूटेगा। हमेशा मैं वॉल्यूम को देखिए 2 डायमेंशन और 1 डायमेंशन में तोड़ रही हूं, मल्टीप्लाई करेंगे 3 डायमेंशन हो जाएगा। अच्छा भाई, अब यहां से आपको रिलेशन क्या मिलेगा? देखिए L1 अपॉन L2, L2 इधर ले आई तो यहां से A2 अपॉन A1 का रिलेशन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? और भी बहुत कुछ मिल रहा है। A1 अपॉन A2 बराबर L2 अपॉन L1 भी तो मिल रहा है ना? और क्या क्या मिल रहा है? और आप इंडिविजुअल A1 की वैल्यू निकाल सकते हैं। A1 क्या हो जाएगा? L2 अपॉन L1 टाइम्स A2 हो जाएगा, है ना? आप A2 भी निकाल सकते हैं। A2 क्या हो जाएगा? L1 अपॉन L2 टाइम्स A1 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा भाई? बोलो, सही कह रहे हैं? इतनी सारी बातें हमने एक रिलेशन से लिखी। कौन सा रिलेशन? V1 इज इक्वल्स टू V2 से। अच्छा भाई, जरा से मैं चेक कर लूं कि A2 L2 A1 L1 बिल्कुल सही है ना? इतनी सारी बातें क्या मैंने बेफिजूल का निकाला है? पता नहीं, हो सकता है इसकी जरूरत पड़े, हो सकता है इसकी जरूरत ना पड़े, लेकिन हमने अपने साइड में हर संभावना लिख ली। हमको जब जरूरत पड़ेगी हम इन्हीं में से उठाएंगे। चलिए अब यहां देखिए, हम क्या निकाल रहे थे? R2 माइनस R1 निकाल रहे थे। देखिए यहां से हमको A2 A1 डिनोमिनेटर्स अलग अलग मिले हैं। हम क्या करें? इस A2 की जगह अगर ये रख दें तो, अगर ये रख देंगे तो डिनोमिनेटर मेरा A1 के साथ हो जाएगा। तो देखिए क्या हो गया? रो टाइम्स 1.1 L1 अपॉन A2 की जगह क्या रख दें? L1 A1 अपॉन L2 रखेंगे, L2 ऊपर चला जाएगा, ठीक है ना? L2 ऊपर चला जाएगा, माइनस रो L1 अपॉन A1 तो एज इट इज है। ऐसा हमने क्यों किया? ये हमारी मैथमेटिक्स है। आपको R2 माइनस R1 निकालना, आप चाहे जैसे निकालिए, लेकिन ध्यान रखिएगा 1-1 में थोड़ा सा
कोशिश करिए, हो सकता है आप और भी कोई सरल तरीका निकाल लें। अब ये देखिए हमने एलसीएम ले लिया, L1 A1 एलसीएम आएगा इसका, ठीक है। तो ये हो जाएगा L1, ये 1 टाइम्स तो हो जाएगा रो 1.1 टाइम्स L1 L2 माइनस ये हो जाएगा A1 L1 जा तो रो L1 स्क्वायर, ठीक है ना। अच्छा, अब यहां से देखिए L2 को खोल लेंगे, L2 क्या है हमारा 1.1 L1, तो ये देगा रो 1.1 L1 और L2 की जगह 1.1 L1 लिख दिया माइनस रो L1 स्क्वायर अपॉन L1 A1। अब हमारे इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी हमको, हम इसको रख कर दे रहे हैं। अब देखिए R2 माइनस R1 निकाल रहे थे हम लोग, क्या मिला हमको, रो L1 का स्क्वायर हो गया और 1.1 इंटू 1.1 11 का स्क्वायर 121 होता है, 2 से पहले पॉइंट लगा दीजिए, 1.21 रो 1.21 L1 स्क्वायर माइनस रो L1 स्क्वायर अपॉन L1 A1। कुछ कॉमन मिलेगा, हाँ, रो L1 स्क्वायर को कॉमन ले लीजिए, बनेगा 1.21 माइनस 1 अपॉन L1 A1। और क्या मिलेगा, रो L1 स्क्वायर 0.21 अपॉन L1 A1। ये हमको मिल गया R2 माइनस R1, ठीक। अब क्या करना है, हमको R2 माइनस R1 मिल गया है। अब आपको निकालना है परसेंटेज इंक्रीज इन रेजिस्टेंस। परसेंटेज इंक्रीज इन रेजिस्टेंस का फॉर्मूला अभी मैंने आपको बताया था, R2 माइनस R1 अपॉन R1 इंटू 100। यहां से अब देखिए, तो परसेंटेज इंक्रीज इन रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, R2 माइनस R1 अभी निकाला हमने, रो L1 स्क्वायर 0.21 अपॉन L1 A1। R1 क्या है, रो L1 अपॉन A1 इंटू 100। बस इसी को सॉल्व कर दीजिए, यू विल गेट योर आंसर। देखिए अब क्या क्या कट पिट जाएगा, रो कट जाएगा, तो हो जाएगा L1 स्क्वायर 0.21 अपॉन ये नीचे आ जाएगा L1 A1 और ये L1 कुछ कटने वाला है, यहाँ से L1 देखिए, यहाँ से L1 स्क्वायर से L1 कट जाएगा तो ये L1 बचेगा, है ना। ओके, तो ये बन गया हमारा क्या L1 0.21 अपॉन नीचे A1 बचेगा केवल, A1 इंटू L1, ये A1 ऊपर चला जाएगा इंटू 100। और भी कुछ कट रहा है, A1 से A1 कट गया, L1 से L1 कट गया, 0.21 इंटू 100, ये देखिए 21% इंक्रीज आ रहा है। व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज इन रेजिस्टेंस, 21%। समझ में आया। इस क्वेश्चन का एक ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्या कहते हैं, एक ही इंपॉर्टेंट पॉइंट था जहां पर आपको क्लिक करना था, वो क्या था, वॉल्यूम्स को कांस्टेंट करिए, L1 A1 L2 A2 के बीच में एक रिलेशन फाइंड आउट कीजिए और अपने परसेंटेज इंक्रीज के फॉर्मूले में रख दीजिए। इस तरीके से परसेंटेज इंक्रीज का जो क्वेश्चन मैंने अभी आपको करवाया है, हमने क्या किया, सबसे पहले नया लेंथ निकाला, नई लंबाई L2 हमको L1 के टर्म्स में मिल गई। फिर हमने क्या किया, हमने परसेंटेज इंक्रीज इन रेजिस्टेंस के फॉर्मूले के सारे इंग्रेडिएंट्स निकाले, क्या थे, R2 माइनस R1 अपॉन R1 इंटू 100, हमको यही कैलकुलेट करना था, ठीक। तो हमने R2 माइनस R1 निकाला, फिर हमने परसेंटेज इंक्रीज के फॉर्मूले में रख दिया, सब कुछ कट पिट गया, एक कांस्टेंट नंबर मिला, 100 से मल्टीप्लाई हो गया, हमको मिल गया कि 21% इंक्रीज होगा नए रेजिस्टेंस में। सेम पैटर्न का एक क्वेश्चन और मैं आपको बता करके अपना वीडियो स्टॉप करूंगी, ताकि आपको समझ में आ जाए कि इसी कॉन्सेप्ट से आप हर एक फिजिकल क्वांटिटी के परसेंटेज इंक्रीज का क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। देखिए उसी कॉन्सेप्ट पर मैं एक क्वेश्चन और आपके सामने लाई हूं, बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन भी कैलकुलेट करेंगे हम। इफ द करेंट I ऑफ रेजिस्टर इज इंक्रीज्ड बाय 100%, कैलकुलेट परसेंटेज इंक्रीज इन पावर। चलिए दिखाते हैं।
हमने आपको जैसा कि बताया कि परसेंटेज इंक्रीज इन पावर का फॉर्मूला क्या बनेगा, चेंज इन पावर, है ना, चेंज इन पावर अपॉन ओरिजिनल पावर इंटू 100, माने P2 माइनस P1 अपॉन P1 इंटू 100, यही होगा हमारा चेंज इन परसेंटेज। जैसे बिल्कुल मैंने रेजिस्टेंस निकाला था वैसे मैं ये क्वेश्चन भी निकालने जा रही हूं। कह रहा है इफ द करंट I ऑफ रेजिस्टर इज इंक्रीज्ड बाय 100%, माने पहले करंट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। पुराने पावर की बात करें तो P1 बराबर I स्क्वायर RT होता है, P इज इक्वल्स टू I स्क्वायर RT, सॉरी H इज इक्वल्स टू I स्क्वायर RT होता है ना, दिस इज H is equals to I square RT. If the current I of resistor is increased by 100%, calculate percentage increase in power. ठीक है, अगर हम पावर का फॉर्मूला देखें तो P is equals to I square R होता है ना, ये फॉर्मूला आपने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? तो P1 हो गया I square R, अच्छा, करंट इज इंक्रीज्ड by 100%, माने जो नई I2 है वो I1 प्लस 100% ऑफ I1 होगी, ठीक है। तो यहां से I1 प्लस 100 अपॉन 100 इंटू I1, यहां से I1 प्लस I1 माने आप देखिए 100% इंक्रीज की वजह से जो नई करंट मिली है वो 2I1 मिली है। एनी प्रॉब्लम? अब देखिए P2 क्या हो जाएगा, I स्क्वायर R होगा, रेजिस्टर का करंट चेंज हुआ है, रेजिस्टेंस कांस्टेंट है, ठीक है, तो R हमारा सेम रहेगा, ये I1 स्क्वायर है, ये I2 स्क्वायर है। I1 अब यहां पर ये देखिए क्या हो जाएगा, I2 है 2I1 का होल स्क्वायर R, तो ये हो जाएगा 4I1 स्क्वायर R, ये P2 हो गया, P1 मिल गया, P2 मिल गया। अब उठा करके फॉर्मूले में रख दीजिए, फॉर्मूला क्या है, परसेंटेज इंक्रीज इन पावर, चेंज इन पावर, P2 माइनस P1, P2 कितना है 4I1 स्क्वायर R माइनस P1, I1 स्क्वायर R अपॉन P1, I1 स्क्वायर R इंटू 100, I1 स्क्वायर R को कॉमन ले लीजिए, 4 माइनस 1 अपॉन I1 स्क्वायर R इंटू 100, I1 स्क्वायर कैंसिल हो गया, 4 माइनस 1 3 इंटू 100 बराबर 300% इंक्रीज हो जाएगा नए पावर में। तो इसी तरीके से परसेंटेज इंक्रीज के क्वेश्चन, रेजिस्टेंस रेजिस्टिविटी के क्वेश्चंस लगाते रहिए। आपको कोई प्रॉब्लम हो आप हमसे मैसेज पे जाकर के पूछ सकते हैं, चैटिंग पर पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।